गर्मियों की तपती दोपहर थी। गांव का सूरज मानो आसमान से आग उगल रहा था। उसी तपिश में एक झोपड़ी से बर्तन की खड़कती आवाजें आ रही थीं। झोपड़ी के भीतर सरला एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। बगल में मिट्टी का चूल्हा था जिस पर दाल छड़ी थी। आज विक्रम आएगा काम से, उसके लिए मैंने मसूर की दाल बनाई है, उसकी पसंद की। कितने दिन हो गए बेटे को ठीक से खाना खिलाए। ये शहर की नौकरी भी ना बेटे को दूर ले गई मुझसे। वह दाल में चम्मच चलाती है, फिर एक टूटी थाली उठाकर परोसने लगती है। तू खाए बिना स्कूल नहीं जाता था बेटा, अब देख बिना खाए ही ऑफिस चला जाता है। लेकिन माँ तो माँ है, तेरा इंतजार करती है। झोपड़ी के दरवाजे पर हलचल हुई और बाहर से एक नौजवान दाखिल हुआ। विक्रम। गोरे चिट्टे चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, पर नजरों में माँ के लिए चमक। माँ, तेरी दाल की खुशबू मोहल्ले के कोने तक जा रही है। मैं तो भूख से बेहाल हो गया हूँ। अरे आ गया मेरा राजा बेटा, चल चल हाथ मुंह धो, तेरे लिए गर्म रोटी निकालती हूँ। वह जल्दी जल्दी चूल्हे की आंच बढ़ाती है और गर्म गर्म रोटी सेकती है। विक्रम रोटी खा रहा था। सरला पास में बैठकर उसे देख रही थी, जैसे वह कोई त्योहार मना रही हो। माँ, तू इतनी मेहनत मत किया कर। ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, खेत पर मजदूरी करना, तू आराम कर, मैं अब कमा रहा हूँ। तेरे लिए किया है बेटा, तू ही तो मेरी दुनिया है। बस तुझे एक दिन अवसर बनता देख लूं, फिर चैन से मरूंगी। ऐसी बात मत कर माँ, तेरे बिना ये सब कुछ अधूरा है। एक बात कहूँ बेटा, अब तू शादी कर ले, बहू आ जाएगी तो तेरा ख्याल रखेगी और मेरा भी। देखते हैं माँ। ऑफिस में एक लड़की है, रूपा, बहुत सीधी सादी है। बात करूंगा तुझसे मिलाने की। बेटा, जो भी लड़की तुझे और तेरी माँ को अपनाए वही सच्ची बहू होगी, समझा? रात का समय। झोपड़ी में एक लालटेन जल रही थी। विक्रम सो चुका था। सरला भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। हे प्रभु, मेरे बेटे को सफल बना देना, उसकी राह में कभी कोई कांटा मत आने देना। चाहे मेरी किस्मत में दुख लिख दो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी में सुख ही सुख हो। उसकी आंख से एक आंसू टपकता है जो माँ की त्याग और प्रेम की गवाही देता है। बाहर हवा चल रही है। अंदर माँ की दुआओं से झोपड़ी की रोशनी और भी चमक रही थी। वक्त बीतता है। कुछ महीनों बाद विक्रम की शादी रूपा से हो गई। शादी शहर में हुई थी, लेकिन विक्रम को लेकर रूपा की माँ और रिश्तेदारों की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। शहर में विक्रम ने एक छोटा सा किराए का फ्लैट ले लिया था। विक्रम अपनी माँ सरला को भी अपने साथ ले गया था। अब विक्रम, रूपा और सरला एक ही घर में रहने लगे थे। ये घर है, इसके कमरे तो हमारी रसोई से भी छोटे हैं और फर्नीचर भी पुराना। मम्मी ने तो कहा था तुम अच्छी नौकरी करते हो। अभी शुरुआत है रूपा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। और हाँ, माँ भी हमारे साथ है। अब हम सब मिलकर सजा लेंगे इसे घर जैसा। बेटी, घर छोटा हो या बड़ा, प्यार से बसाया जाए तो स्वर्ग बन जाता है। चलो, मैं तुम्हारा सामान रखवा देती हूँ, थक गई होगी, पहले थोड़ा आराम कर लो। हाँ ठीक है। रूपा ने पहली बार सास को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मुझे इस बूढ़ी औरत के साथ रहना पड़ेगा। अगली सुबह सरला ने चाय और नाश्ता बनाया और रूपा के सामने रखा। बेटी, तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाई है। गांव में हम ऐसी ही बनाते हैं, ताजगी आ जाएगी। ओह गॉड, इतना अदरक! इस चाय से तो मुझे गैस हो जाएगी। चाय बनानी नहीं आती क्या? रूपा, माँ को इस तरह मत बोलो, उन्होंने बहुत प्यार से बनाई है। तो क्या मैं प्यार में अपना पेट खराब कर लूं? इतनी उम्र हो गई लेकिन अब तक अच्छी चाय बनानी नहीं आई। ये सुन सरला चुप हो जाती है। उसकी आंखें नीची और होठों पर वही पुरानी मुस्कान जिसमें सब कुछ सह लेने का हुनर छिपा था। इसी तरह दिन बीतते गए। अब रूपा नौकरानी की तरह हर काम सरला से करवाने लगी। सुनिए, कपड़े धोना है, गैस खत्म हो गई है, माँ से कहिए सिलेंडर भरवाए। और हाँ, मुझे न छुआ करे, मुझे एलर्जी हो जाएगी। रूपा,
माँ बुजुर्ग हैं, थोड़ा काम खुद भी कर लिया करो। तो क्या मैं नौकरानी हूँ? आपकी माँ पूरे दिन खाली रहती है, उन्हें क्या काम है? बेटा तू कुछ मत बोल, मैं सब कर दूंगी। बहू नई नई आई है, अभी नहीं समझती। उस दिन सरला ने थकी हुई कमर के बावजूद रूपा के कपड़े धोए, घर साफ किया और बिना खाए सो गई। एक दिन सरला की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन रूपा ने फिर भी उसे काम के लिए मजबूर किया। बेटी सिर भारी लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूं क्या? हाँ हाँ आराम करो। फिर खाना कौन बनाएगा? क्या विक्रम ऑफिस से आकर बनाएगा? अगर तुम्हें इतनी ही बीमारी थी तो गांव में ही रहती, यहाँ क्यों आई? सरला की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने चुपचाप उन आंसुओं को पोंछ लिया। रात को सरला खांस रही थी और तेज बुखार में तप रही थी। माँ, तुझे तो तेज बुखार है। मुझे नींद आ रही है विक्रम, ये रोज की नौटंकी है। डॉक्टर बुलाओ या हॉस्पिटल ले जाओ, पर मुझे मत उठाना। विक्रम माँ को पानी देता है, लेकिन रूपा की बातों से अंदर से टूट जाता है। वह बस चुप रहता है, एक बेटे की लाचारी और एक पति की मजबूरी बनकर। दिवाली आने वाली थी। मोहल्ले के हर घर में चहल पहल थी, लेकिन उस छोटे से किराए के घर में सरला अकेली झाड़ू पोंछा कर रही थी। रूपा मेहंदी लगवा रही थी और विक्रम ऑफिस में था। कभी मेरे घर में भी दिवाली हुआ करती थी। मैं अपने हाथों से कंदील बनाती, विक्रम मिठाई के पीछे भागता। आज भी उसी बेटे का घर है, पर लगता जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। रूपा बगल में बैठी मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। ये पुरानी झाड़ू से क्या कर रही हो? फर्श तो वैसे भी सस्ता है, चमकेगा नहीं। तुम लोग तो गांव वाले हो, गंदगी में जीने की आदत है ना। बेटी दिवाली है, भगवान राम के घर लौटने की खुशी मनाते हैं हम। थोड़ा साफ सफाई तो जरूरी है। क्या राम जी अगर तेरे जैसे घर में आ गए तो वापस जंगल ही चले जाएंगे। सरला कुछ नहीं कहती, बस एक दिया जलाकर खिड़की के कोने में रख देती है। दिवाली की शाम, सब तैयार हो रहे थे। सरला ने अपनी वही पुरानी हरी साड़ी पहनी जो उसकी शादी के वक्त उसकी माँ ने दी थी। माँ, आज तू बहुत प्यारी लग रही है, जैसे बचपन में जब तू मुझे मंदिर लेकर जाती थी। ये क्या पहन रखा है आपने? लोग आएंगे और हंसेंगे, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। बेटी ये मेरी माँ की दी हुई है, हर साल इसे पहनती हूँ दिवाली पर। इतनी घिसी हुई साड़ी पहनकर आप बाहर नहीं जाएंगी। और हाँ, भगवान को भी गंदगी पसंद नहीं है। ये सब बातें सुनकर सरला की रात गुजरती है। कुछ दिन बाद विक्रम काम से बाहर गया था। रूपा और सरला घर में अकेले थे। आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, आप यहाँ दिखना मत। और हाँ, बाथरूम मत यूज करना, जब वो आए तुम्हारी वजह से बदबू फैलती है। ठीक है बेटी, मैं अंदर अपने कमरे में ही रहूंगी। कमरा? ये घर क्या तुम्हारा है? सुन लो, अब बहुत हो गया। या तो तुम गांव लौट जाओ या फिर मैं ही छोड़कर चली जाती हूँ। विक्रम से कहूंगी तुम्हारी माँ अब बोझ बन गई है। सरला का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रूपा अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। शाम को जब विक्रम आता है तो रूपा उससे झूठी बातें करती है। विक्रम, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ मुझे ताने देती है, गालियां तक दी आज। क्या? माँ ने? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं झूठ बोल रही हूँ? जाके पूछ लो अपनी माँ से। विक्रम तुरंत सरला के पास आता है। माँ, तुमने रूपा को गालियां दी, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा, मैंने कभी तुझसे झूठ बोला है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। माँ, अब सब कुछ हद से बाहर जा रहा है। मैं चाहता हूँ घर में शांति रहे। यह कहकर विक्रम वहां से चला गया। सरला अकेली बैठी थी, टूटी हुई और निराश। वह अपनों के बीच भी पराई बन चुकी थी। अगली सुबह सरला रसोई में दूध गर्म कर रही थी। रूपा ने जानबूझकर दूध गिरा दिया और विक्रम से कहा, देखो विक्रम, तुम्हारी माँ ने मुझ पर उबलता दूध गिराने की कोशिश की। मैं जल भी सकती थी। क्या? माँ, अब बस बहुत हुआ। तुम हमारे लिए खतरा बन रही हो।
विक्रम ने गुस्से में सरला का हाथ झटक दिया। वह गिर गई। उसका सिर जमीन से टकराया। कुछ देर तक वह वहीं पड़ी रही, लेकिन रूपा चुपचाप मुस्कुरा रही थी। सरला बेहोश पड़ी थी। सिर में गहरी चोट थी, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। विक्रम ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन मरहम लगवाकर भेज दिया। अभी मरी नहीं, कितनी जान है इस बुढ़िया में। रूपा, अब ज्यादा कुछ मत बोलो, मैं भी थक चुका हूँ। सरला के होंठ हिलते हैं। वह आंखें खोलती है, लेकिन शरीर में दर्द था। अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहूंगी। अगर चुप रही तो हर माँ की आवाज दम तोड़ देगी। इसके बाद रात के सन्नाटे में सरला धीरे धीरे उठती है। अलमारी से एक पुराना झोला निकालती है, जिसमें उसकी कुछ चिट्ठियां और भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी थी। अब इस घर में मेरा कोई नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद वह धीरे से दरवाजा खोलकर निकल जाती है। रात का तीसरा पहर। बाहर ठंड थी, लेकिन सरला के मन में आत्मसम्मान की लौ जल रही थी। चलते चलते सरला बस स्टैंड तक पैदल पहुंचती है। उसके पैर सूज गए थे, शरीर कांप रहा था। उसके पास कुछ सिक्के थे, जो कभी विक्रम की जेब से गिरे थे। अम्मा, टिकट? ले बेटा, जहाँ टिकट के पैसे पूरे हो जाएं, वहीं उतार देना बेटा। बस वहां से रवाना होती है और कुछ घंटों के बाद बस एक पुरानी बस्ती में रुकती है। सरला नीचे उतरती है। वहां कुछ औरतें ईंट ढो रही थीं। तभी एक महिला उसे देखती है। अरे बहन, कौन हो? कहाँ से आई हो इस हालत में? बस अपनों से भाग कर आई हूँ। अब किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। कुछ काम दिला दो बहन। हम सब मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक ईंटें ढोते हैं, पर तुझ जैसी माँ की हम सब इज्जत करते हैं। चल, रोटी खा ले पहले, फिर काम भी मिलेगा। सरला की आंखें भर आती हैं। वर्षों बाद किसी ने उसे इज्जत दी थी। अगले कुछ हफ्तों में सरला काम करने लगती है। किसी के घर सफाई करती है, कहीं बर्तन, कहीं झाड़ू पोंछा। लेकिन अब वह कमा रही थी। उसकी आंखों में आत्मसम्मान था। इसके बाद वह रोज मंदिर जाती और भगवान को देखकर कहती, आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगने आई हूँ, सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ उस हिम्मत के लिए जो तूने मुझे दी। सरला अब रोज सुबह 5 बजे उठती और हाथ में झोला लिए बस्ती से निकलती। वह हर दिन 3-4 घरों में झाड़ू पोंछा करती। तुम बहुत साफ काम करती हो। कई नौकरानियां आईं, पर तुम जैसी कोई नहीं। मालकिन, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, इज्जत से किया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले की और महिलाएं भी सरला को जानने लगती हैं। पहली बार सरला को इज्जत मिल रही थी। एक रविवार की सुबह सरला ने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा, पर वह पुड्डी बनाने लगी। पूरी की खुशबू मोहल्ले में फैल रही थी। बचपन में मेरा विक्रम जब भी खुश होता था, कहता था, माँ, तेरी पूड़ियों की कोई बराबरी नहीं। वह कुछ पूड़ियां बनाती है। तभी वहीं पास में मजदूरी करने वाली एक महिला आती है। वाह सरला जी, ये खुशबू तो पूरे मोहल्ले को भगा ले जाएगी। एक प्लेट मुझे भी दो ना। ले जा बहन, प्रेम से खा। माँ कसम, ऐसी पूड़ी तो होटल वाले भी नहीं बना सकते। मैं क्या कहती हूँ सरला जी, क्यों ना इन पूरियों को बेचा जाए, अच्छा मुनाफा होगा। सरला उस महिला की बात मान जाती है। अगले दिन सरला एक स्टील की बड़ी थाली में पूड़ियां, आलू की सूखी सब्जी और अचार रखकर बस्ती के पास वाली गली में बेचने लगती है। अम्मा, एक प्लेट कितने की है? 10 रुपए की बेटा, 4 पूरी और साथ में सब्जी और अचार। इसके बाद ग्राहक पूरी खाने लगता है। वाह, मजा आ गया माँ जी, बहुत अच्छा स्वाद है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते जाते हैं। सरला अब रोज सुबह 4 बजे उठकर पूड़ियां बनाती और 7 बजे बेचने चली जाती। उधर एक दिन विक्रम थका हारा ऑफिस से लौटा। उसकी आंखों में थकान और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। रूपा एक कोने में बैठी चुपचाप थी। आज फिर से ओवर टाइम किया, पर सैलरी तो देखो कट-कट के आधी रह गई है। हमेशा की तरह न सुकून है और ना ही कोई भविष्य। रूपा, मैं कोशिश कर रहा हूँ,
क्या तुम नहीं देखती मेरी हालत? मेरी माँ भी मुझे छोड़ कर चली गई। मैं देख रही हूँ विक्रम, रोज देखती हूँ। पर क्या सिर्फ देखने से जिंदगी चलती है? क्या केवल संघर्ष से पेट भरता है? तो तुम चाहती क्या हो? मैं चोरी करूं, रिश्वत लूं? मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी सुकून से जीऊं, ये तुम्हारे साथ घिसटती जिंदगी नहीं। मतलब ये कि मैं जा रही हूँ विक्रम, अब और नहीं। मैं थक गई हूँ इस फटेहाल जिंदगी से। रूपा प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? तुम अकेले ही तो लड़ते आए हो जिंदगी से, अब और अकेले ही लड़ लो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद वह दरवाजे से बाहर निकल जाती है। विक्रम वहां बैठा रोने लगता है और अपनी माँ को याद करता है। कुछ दिनों बाद विक्रम अपना मन हल्का करने के लिए शहर से बाहर निकला। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जाती है। ये तो माँ है। ये देखकर उसका मन कांपने लगता है। उसकी आंखों में माँ की चोट, आंसू और चुप्पी तैरने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे गलत व्यवहार और अपमान के कारण ही आज माँ बाजार में बैठी है। उसकी आंखों में पश्चाताप की लहर दौड़ जाती है। विक्रम डरते हुए कदमों से आगे बढ़ता है। माँ, मैं आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सरला उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, पर एक ठंडी सी सच्चाई छुपी थी। माँ, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझा। और माँ, अब तो रूपा भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे कदमों में गिरना चाहता हूँ। माफ कर दो मुझे। बेटा, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन समझना जरूरी है कि माँ की ममता कभी कमजोर नहीं होती। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें बड़ा किया, पर ममता का मतलब यह नहीं कि अपमान सहना पड़े। बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया था इज्जत करना, पर तुमने न केवल मुझे अपमानित किया, बल्कि खुद की मर्यादा भी भूल गए। अब अगर मैं माफ कर भी दूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा होगा। तुम्हें खुद अपनी गलती समझनी होगी और साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। हाँ माँ, मैं बदलूंगा। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। अब हम साथ चलेंगे, पर तुम्हें मेहनत से दिखाना होगा कि तुम सच्चे बेटे हो। और याद रखो, माँ की ममता असीम है, पर उसका सम्मान सबसे ऊपर है। माँ, चलो गांव चले। वहाँ जाकर मैं अपने अतीत को सुधारूंगा। हाँ बेटा, जहाँ भी हो, अपना घर वहीं होता है जहाँ हम शांति और सुकून से रह सके। पर अब हम दोनों के लिए नई शुरुआत होगी, संघर्ष के बाद सफलता और इज्जत की। इसके बाद गांव पहुंचकर सरला और विक्रम मिलकर गांव में एक छोटी सी रसोई शुरू करते हैं। यहाँ गांव के गरीब और मजदूर लोग सस्ते और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाते हैं। धीरे धीरे गांव वाले सरला और विक्रम की मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगते हैं। वे दूसरों को भी बताते हैं कि कैसे एक माँ ने अपमान सहकर भी हार नहीं मानी।